गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बेचू स्टडी कैपिटल पे। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारे बेचू स्टडी कैपिटल से एक कोर्स चलता है जिसमें जो कि 2 साल से चल रहा है, जिसमें कि लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, 10 प्रैक्टिस सेट्स करवाए जाते हैं। उसी के साथ साथ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उस पर पूरे तरीके से फोकस किया जाता है। इसी में जो हमारा पूरा कोर्स है उसमें इंक्लूडेड है आपका टेस्ट सीरीज, और जो भी क्वेरीज होती हैं, जो डिस्कशन होते हैं, वो मेनली हमारे जो लाइव क्लास होती है उसी में सारा डिस्कशन होता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपना जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है उस पर आप लोग रिंग कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में, और आज कौन सा जो टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ने वाले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है साइलेंट फीचर्स, क्या कहा जाता है साइलेंट फीचर्स को, मतलब क्या है एक्चुअली। कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं, उसकी महत्ता को बढ़ा रहे हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे विश्व में एक तरीके से बहुत ही जाना माना जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप है, उसके रूप में सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता हमें जब मिली, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, उस टाइम पे पूरे यूरोप के जो देश थे, अमेरिका, यूरोपीय जो देश थे, ब्रिटिशर्स जो थे, जिनसे हमें क्या, जिनकी गुलामी से हमें आजादी मिली थी, जनरली क्या हुआ कि उन लोगों को लगा कि ये तो अभी नया देश है। जैसे 1857 की जो लड़ाई थी वो हम लोग हार गए थे अपने असंगठित रवैये की वजह से, और कुछ जो देशद्रोही थे वैसे उन लोगों की वजह से। तो हम लोग ये जो लड़ाई है वो भी हार जाएंगे, ज्यादा देर तक हम लोकतंत्र नहीं रह पाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान है, वहां पे कुछ किसी टाइम पे मिलिट्री रूल रखता है, कभी इस्लामिक रूल रखता है। तो इस तरीके से इंडिया के बारे में भी यही धारणा बना ली गई थी। तो इंडिया ने इस धारणा को तोड़ने के लिए, जो सभी के दिमाग में बैठ चुकी थी कि बस 10 साल, बस 5 साल, उसके बाद तो इंडिया का जो है, इंडिया जो लोकतांत्रिक देश है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। ये जो पूरा जो हमारा 565 राज्यों का जो संगठन है वो पूरे तरीके से टूट जाएगा। इंडिया के सभी राज्य इधर बिखरेंगे, उधर बिखरेंगे। तो कैसे, किस तरीके से, वो क्या चीजें हैं जिसने हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत बना के रखा है, एकजुट बना के रखा है, वो फीचर्स जो है वो हम लोग देखने जाएंगे। और किन किन विभिन्न जगहों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए चीजों को एकदम स्ट्रांगली कंबाइन किया गया है, जो कि आज हमारे लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। और अगर हम लोग अच्छे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम अपनी लाइफ में, तो और भी हम इसको बेहतर करेंगे प्रैक्टिकलिटी में। आइए बात करते हैं। तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 1976 में हुआ है, इसको एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हुए थे जिसके तरीके से इसकी पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ढांचा था वो बहुत ही उसमें चेंज आए थे, बदलाव आए थे। इस तरीके से इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। केशवानंद भारती केस 1973 का, जिसमें कि एससी रूल्ड constituent power of parliament does not allow to change the basic structure of constitution। जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं चेंज करना है। मतलब उसमें बहुत बड़े लेवल पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो जिस मोटिव के साथ, जो द ओरिजिनल मोटिव जो है, आप उसको एक तरीके से चेंज, पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई एक ओरिजिनल चीज है, अमेंडमेंट करते करते इसको इतना काटा, फिर इतना काटा, फिर इतना काटा, फिर इतना काटा, फिर एक टाइम के बाद तो पूरी खत्म ही हो जाएगी। इस तरीके से जो केशवानंद भारती जी जो है, कि अगर उन्होंने इस पे सवाल उठाया और कहा कि जो इतने सारे अमेंडमेंट्स अगर बेसिक स्ट्रक्चर में हो रहे हैं, चीजें अगर बदल जाएंगी, तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? हम तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं ना। वही पुरानी चीजें, वही सब चीजें पढ़ने क्या कहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं पढ़ना चाहिए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो उस समय पे जो केशवानंद भारती जी का जो है एक बहुत बड़ा रोल हमारे सामने आता है, जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो ये रूल करती है कि नहीं, जो पार्लियामेंट है उसको एक हद तक ये राइट है कि वो कोई चेंजेस कर सकती है, उसके आगे वो चेंजेस नहीं करेगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में
एक मिनट, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रेजेंटली। आज के टाइम पे इट कंसिस्ट प्रियम्बल, 470 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स। ध्यान रखिएगा, आज के टाइम पे इसमें क्या कहते हैं, प्रेजेंटली अभी तक कोई ऐसा संविधान नहीं जो इतना भी बड़ा हो, बहुत भारी मात्रा में। और इसमें अभी कितने आर्टिकल्स हैं प्रियम्बल के साथ? देखिए, प्रियम्बल एक अलग पार्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स जो है उनको मिला के हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन रहा है। देन डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनार इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। केंद्र सरकार के लिए, केंद्र और राज्य सरकार के लिए क्या है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि दोनों जगह पे लागू होता है। कई बार जैसे कि अमेरिका का जब हम लेते हैं, अमेरिका के बारे में जानेंगे तो अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसे कहा जाए, क्योंकि जितने सारे स्टेट्स हैं वो आके उसमें क्या हुए, यूनाइट हुए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक तो अमेरिका का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ही, उसी के साथ साथ जो बाकी जो स्टेट्स उसमें अटैच हुए हैं उन सभी का राज्य के स्तर पर भी एक अलग सी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो चीज है ये भारत में नहीं है। भारत में जो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राज्य के कर्तव्य भी दिए गए हैं, आपके केंद्र के भी कर्तव्य जो दिए गए हैं वो भी दिए, समवर्ती सूची का जो कर्तव्य है वो सब भी दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेस के बारे में। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हर जगह से कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे जो बेस्ट चीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुटेबल है, हमारी पूरी जो कंट्री की है, भारत देश है, भारत की जिस तरीके से हम देख रहे हैं विभिन्न जनजातियां है, हमारे विविधता में एकता का जो एक समग्र है, वो हमारा जो देश है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विविधता में एकता का। तो ये जो किस तरीके से बना है उसमें जो चीजें हैं वो एक तरीके से सम्मिलित करने के लिए हर कोई उसमें बेनिफिट हो, उसको देखते हुए एक एक चीज को जो है वो बहुत अच्छे से उसमें क्या कहते हैं पिरोया गया है और अलग अलग सोर्सेस को ऐड किया गया। वो क्या सोर्सेस है उसको देखते हैं। तो सोर्सेस क्या है? फर्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो कि स्वतंत्रता से पहले बना था 1935 में, उसमें कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो कि इंडिया के लिए बनाए गए थे एंड इंडिया के लिए बहुत ही, जो हमारी आम जनता है, जो हमारे यहाँ के लोग जिस तरीके से रहते उनके लिए बहुत ही वो एक तरीके से सुटेबल है, या फिर एक व्यवहारिकता नहीं होती कि हाँ हम लोग किसी चीज के आदी हो जाते हैं या फिर हम लोगों को समझ में आ जाता है उसकी प्रैक्टिकलिटी। तो वो चीजें जो है वो हो चुकी थी और वो सभी जो उसमें से जो 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसको फिर इसमें कुछ जो कम से कम कहा जाता है कि 90% जो चीजें थी वो इसमें पूरी तरीके से ले ली गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो क्या क्या था देखिए, फेडरल स्कीम, गवर्नर्स ऑफिस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है ये सबको लिया गया था। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वहां से क्या क्या चीजें ली गई, तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद ब्रिटेन में एक नया जो आप देखेंगे शुरू हुआ था, पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू हुआ था। पार्लियामेंट की जो महत्ता है वो ब्रिटेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ही क्या कहते हैं, पार्लियामेंट का जो जजमेंट है उसको बहुत ही प्रभावशाली मान के चला जाता है हमेशा। तो ये लिया गया। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, यानी कि जो हमारी कानून के द्वारा ही जो शासन है, जो न्याय व्यवस्था है वो चलेगी। कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी इसमें, चाहे वो कोई भी बहुत बड़ा अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी के पास क्या कहते हैं बहुत ही कोई बहुत बड़े पोस्ट पे हो, कोई मायने नहीं रखता। कानून आपके लिए भी बराबर है और उस छोटे गरीब के लिए भी बराबर है, अमीर के लिए भी बराबर है। हर एक इंसान को, जो भी किसी भी जनजाति से हो, कोई भी लिंग हो, उसके लिए वो एक तरीके से पूरा समान रहेगा। नेक्स्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में जब देखेंगे तो ड्यूअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। एक तो उनका स्टेट लेवल पे रहता है, फिर उसका दूसरा जो रहता है कि आप जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उन सभी जितने स्टेट्स हैं उसकी भी एक सिटीजनशिप जो है वो आपकी रहेगी, कि आप उन सभी जितने
स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस में, उसमें भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं और आपको पूरी छूट मिलेगी। पर इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। क्यों? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लोग ड्यूअल सिटीजनशिप्स लेते हैं, फिर क्योंकि जैसा इंडिया का स्ट्रक्चर है उसके आसपास पाकिस्तान है, इधर इधर बांग्लादेश, इधर नेपाल है, नीचे श्रीलंका है, और इलीगल चीजें बहुत बड़े लेवल पे चलती है कि इलीगल ड्रग्स की सप्लाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी कई चीजें, आर्म्स सप्लाईज जो होती हैं वो सब होते रहते हैं। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए क्या कहते हैं, मेनली जो सिंगल सिटीजनशिप है एक बहुत ही अच्छा है। और दूसरी जो एक जो भावना होती है ना देश के लिए सभी के अंदर, जो कि हम भारतवासी हैं, ये जो भावना रहती है, हम भारत क्यों भारतवासी है, क्योंकि भारत सरकार जो है हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करवा रही है और हमारी देख रेख करती है, हमारी जो चीजें हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको सुलझाने की कोशिश करती है। और दूसरी बात है, एक जो भावना हमारी अटैच रहती है अपने देश के साथ, उस भावना को कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं जो कि उस भावना का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से वो जो सिंगल सिटीजनशिप से क्या होता है कि आपकी वो जो भावना है वो कट्टर बनी रहती है, एक तरीके से अपने देश के प्रति, कट्टर नहीं कहूंगी, मतलब कि जो एक बहुत ही अच्छे रूप में बनी रहती है अपने, सिर्फ अपने देश के लिए, ठीक है। क्योंकि कई ऐसी चीजें रहती है, कई बार जब आप आर्मी में जाते हैं या फिर किसी और जगह पे जाते हैं, तो वो चीजें क्या रहती है, टेस्टिफाइड की जाती हैं आपके अंदर कि आप कितने अपने नियम कानूनों के लिए कितने स्ट्रांगली उसको क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। अगर कुछ निर्णय आपने लिया है तो उसको कितना, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो सही में स्ट्रांग है कि बस अरे आज हमने लिबरलिज्म का भाषण सुना तो आज हम लिबरलिस्ट हो गए, कल हमने राइटिस्ट का सुना तो हम लोग राइटिस्ट हो गए, कल हम लोग लेफ्टिस्ट का सुनेंगे तो हम लोग नक्सलाइट हो जाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, जो ये क्या है, हमारे माइंड की स्टेबिलिटी दिखाता है, तो ये सब बहुत जरूरी रहता है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट सिस्टम जो है, कैबिनेट सिस्टम क्या होता है? कैबिनेट सिस्टम जो पीएम मोदी जी की अभी जो है कैबिनेट, उसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, राइट नाउ जो है, ठीक है। तो हर एक जो प्राइम मिनिस्टर रहती है उनकी एक कैबिनेट रहती है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सलाह पे बनाई जाती है, और किन किन उन कैबिनेट में कुछ मेंबर्स रहते हैं जिनको कि हर एक उन लोग का अपना, उनकी मिनिस्ट्री रहती है, उनको कुछ कार्य प्रणाली सौंपी जाती है, उस तरीके से वो लोग अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, प्रोग्रेटिव रेट्स जो है। बाइकैमरल मतलब यहाँ पे दो सदन रहेंगे। बाइकैमरल का मतलब क्या है? दो सदन, एक है लोकसभा, बाइकैमरल का मतलब एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अमेरिका के संविधान से क्या चीजें ली गई। अमेरिका के संविधान से लिया गया फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार, जो कि सिटीजन्स के लिए है, जो हमारे यहाँ पे हैं, और जितने भी नागरिक हैं उन सभी के जो राइट्स है, सभी के कुछ मौलिक अधिकार रहते हैं जो कि नॉर्मली हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। तो उन सब राइट्स को आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के महायोग की जो प्रक्रिया है उसको लिया गया। इम्पीचमेंट यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो चीजें हैं, कैसे राष्ट्रपति अगर किसी चीज में अगर वो लोग अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनपे कुछ तरीके का करप्शन का चार्जेस लग जाता है, तो उनको कैसे किस तरीके से हटाया जाएगा, वो पूरी प्रक्रिया इसमें दी गई है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, अगर कोई ऐसा जजमेंट आ जाता है जनरली जिसमें कि कुछ त्रुटियां रह जाती हैं या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत रहती है, और टाइम के साथ ऐसा होता है कि सिचुएशंस चेंज होती रहती है। एक ऐसा टाइम था जब हम लोग ट्रांसजेंडर्स के बारे में जानते नहीं थे, 1970 से उन लोगों की लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहा है, पर अभी कुछ सालों पहले जो उन लोगों को है राइट्स दिए गए हैं कि हाँ, हर एक जो आपके सरकारी संगठन है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उन सभी पे उनको एक तरीके की आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी दी जाएगी,
तो एक तो ये चेंज होता है, ये हमारी सोसाइटी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक जाता है, फिर कानून बनते हैं। ये तो हम लोग सिस्टम अप्रोच के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से जो है चीजें क्या कहते हैं, जब भी कोई डिसीजन होता है उसमें कुछ चेंजेस करने रहते हैं, तो एक आप कोई भी एक उसको अपडेट जारी, आप वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं न्यायपालिका में, और फिर उसके बाद आप वो क्या कहते हैं, उस पर जो न्यायपालिका है वो अपनी तरीके से कार्यवाही कर सकती है, जो कि क्या उसमें चेंजेस लाने हैं या फिर जरूरी है कि नहीं, ठीक है। तो इस पीआईएल भी, उस पीआईएल के थ्रू भी आप जुडिशियल रिव्यू का जो है सिस्टम हमारे देश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये सब भी हम लोगों ने जो लिया है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने ऐड किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यहां से क्या लिया गया है, बीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस तरीके से किया जाएगा, वो इसके थ्रू दिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां से क्या लिया गया है, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने की मांग की गई है, जिसपे कि बी आर अम्बेडकर जी ने भी बहुत जोर दिया है कि हाँ सेंटर को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर एक जो तत्व है सेंटर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो राज्य अपनी मनमानी करेंगे। राज्य अगर मनमानी कर रहा है तो राज्य मनमानी करेगा तो फिर क्या आपके सामने कॉन्सिक्यूशंस आते हैं, क्या जो परेशानियां झेलने को मिलती है। पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो वो अलग एक अपने जो है राष्ट्र की मांग करने लगते हैं, जो कि हमारे देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरीके से सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही जरूरी रहता है उस टाइप के, ठीक है। वेस्टिंग जुडिशरी पावर्स टू सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक जो गवर्नर है वो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कोई भी राज्य में अगर किसी भी तरीके की गतिविधि, गलत गतिविधियां हो रही हैं या फिर जो वहां की सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो अच्छे से कार्य नहीं करी, तो गवर्नर जो है, जो कि केंद्र का एक एजेंट है, वो क्या करेगा, वो अपनी तरीके से निर्णय लेके या फिर जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो राष्ट्रपति और या प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, और उसके रूप से जो भी कार्रवाई करनी रहती है प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, वो लोग अपनी सलाह से लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एजेंट के रूप में जो गवर्नर्स होते हैं वो कार्य करते हैं आपके। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी हम लोगों ने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ जो दोनों हाउसेस हैं हमारे, राज्यसभा और लोकसभा जो है, उसकी जो संयुक्त जो बैठक होती है वो कहाँ कैसे होगी, क्या प्रक्रिया रहेंगी, क्या क्या चीजें उसमें एड ऑन होगी, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, तो वो सभी चीजें हम लोगों ने ली हैं आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। एक और सवाल है आप लोग सभी के लिए, आप लोग को बताना है कि जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, एक बार और सुन लीजिए। तो जिन लोगों को भी पता है वो लोग बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे जब भी आपका लगता है आपातकाल, जो लगता है आपातकाल में क्या, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, एक तो राजकीय लगता है, फिर उसके बाद एक इकोनॉमिकल लगता है, तीन रहते हैं हमारे पास। तो उसमें जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसमें कुछ जो राइट्स रहती है, फंडामेंटल राइट्स होती है, उसमें क्या होते हैं, वो उस पर प्रतिबंध लग जाता है, सिवाय एक राइट के। वो कौन सा राइट है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट ऑफ लाइफ, जीवन जीने का जो अधिकार है वो आपका सिर्फ एक जीवित रहता है, और वो उसको क्या कहते हैं, उसके बाद जो जितने भी आपके राइट्स रहते हैं उन सभी पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक है।
तो जब भी आपका इमरजेंसी पावर्स रखती है तो आर्टिकल 21 ही सिर्फ एक जो ऐसा राइट रहता है जो कि पावर में रहता है, बाकी सभी सस्पेंड हो जाते हैं। देन यूएसएसआर जो है, जिसको कि रशिया भी हाल फिलहाल में ये रशिया है, मतलब ये पूरा जो संगठन था यूएसएसआर जो है वो पूरा एक संगठन में था जैसे कि हम सभी जानते हैं। फिर 1990s में उसका विघटन होता है और उसके बाद रशिया और बाकी जो देश है वो स्वतंत्र राष्ट्र बन जाते हैं 1990s के बाद। आगे देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपके यूएसएसआर से ली गई है, जो आपके मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य से ध्यान में आया कि जनरली हम सभी लोग जितने भी भारत के वासी हैं या फिर विश्व के भी जो वासी हैं जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बहुत कॉन्ट्राडिक्ट होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज एज ए पीपल ऑफ इंडिया, एज ए पीपल ऑफ एनी कंट्री, हम क्या कोशिश करते हैं, हमारी क्या मांग रहती है, हमें ये राइट नहीं मिला, हमें वो राइट नहीं मिला, हमें ऐसे कोई राइट नहीं मिल रहा है। पर हम में से कितने लोग हैं जो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं उनको पूरी तरीके से करते हैं? सरकार तो राइट्स आपको देती है, समय समय पे जो अमेंडमेंट्स करने रहते हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो अपनी तरीके से पूरी कोशिश करती है। पर हम में से कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि अपने जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको अच्छे से करते हैं? ठीक है, डस्टबिन बनाए रहते हैं पर कोई उसमें कचरा फेंकने नहीं जाता, बगल में नजर इधर उधर हटा के तुरंत वहीं पे फेंक देते हैं। तो ये सब जो राइट्स है कुछ और जो ड्यूटीज है, तो राइट्स की मांग करते टाइम एक बार और ध्यान में रखिएगा कि ड्यूटीज भी जो है आप लोग की कुछ है जिनको कि पूरा करना है एज ए इंडियन सिटीजन। चलिए आगे है द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन दी प्रियम्बल। प्रियम्बल में आपका देखिएगा जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो वहां पे न्याय की बात की गई है, जिसमें कि आपके देखेंगे 3 तरीके की न्याय की बात होती है। एक होता है सामाजिक, राजनीतिक और तीसरा है आर्थिक रूप से जो न्याय की बात की जा रही है कि सभी को जो इन तीनों हिस्सों में न्याय दिया जाएगा। तो वो कहां से लिया गया है? वो भी आपका यूएसएसआर से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां से आपका लिया गया है रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन दी प्रियम्बल। प्रियम्बल में इसको एड ऑन किया गया। प्रस्तावना में ध्यान रखिएगा चीजों को, ठीक है। कई बार आपको पूछेगा भाई कौन से पार्ट में कौन सी चीज कहां से ली गई है, किस कंट्री से कौन सी चीज कहां पे ऐड की गई है। तो ये जो कंफ्यूजन है उसको आप लोग क्लियर करके रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए रिपब्लिक जो है द आइडिया ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुता का जो है आपका कि हमारा जो पूरा राष्ट्र है उसमें जो जन रहेंगे वो स्वतंत्रता के साथ, समानता के साथ और बंधुता के साथ सभी लोग बराबरी के साथ रहेंगे। और ये जो माहौल है वो हम लोग, ये भावना जो है हमारे अंदर रहेगी हर एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ही एक बड़ी चीज है एक, क्योंकि मानव समाज में हर किसी की यही मंशा रहती है कि हम शांति भाव से जिए बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। ये मनुष्य की प्रकृति रहती है। पर आगे से कुछ मनुष्य लालची भी होते हैं जैसा कि हॉब्स ने कहा है। तो ये सब चीजें जो रहती है उसको फिर उन लोग के लिए दंड बने हैं, कानून बने हैं ताकि उनको पनिश कर दिया जाए। और अभी से नहीं बल्कि बहुत पुरातन काल से ही ये जो प्रक्रिया है वो चली आई। मॉडर्न टाइम पीरियड में चाणक्य ने भी जब अपना जो अर्थशास्त्र है उसमें भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जब वो ब्यौरा देते हैं तो जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए भी उन्होंने पनिशमेंट्स के जो चीजें हैं बहुत कठिन जो क्रूर जो जिसको पनिशमेंट्स कहा जाता है वो सब उन्होंने मेंशन किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन है आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका। फिर आते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पे, साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वहां पे, जिसमें कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, कैसे अमेंड करना है, जो संशोधन की जो प्रक्रिया रहती है वो कैसे अमेंडमेंट होगा, क्या उसमें प्रक्रिया रहेगी, वो सब यहाँ से लिया गया है। एक तरीके से जो आइडिया है वो लिया गया है। दूसरा है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जितने सदस्य हैं जो चयनित होंगे उनको कैसे होंगे और क्या प्रक्रिया रहेगी वो यहां से लिया गया। नेक्स्ट है आपका जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन जहां से आपका लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ,
लॉ, जो भी कानून बनेंगे उसको कैसे लागू करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सब जो चीजें वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरे 11 जो सोर्सेस हैं, 11 सोर्सेस आपके आपके सामने हैं, जो कि आप लोग रट लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोग रट लीजिए, समझ लीजिए कि कहानी की तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, जैसे कहानी होती है ना, यहाँ से शुरू होती है, फिर उसका मिडिल पार्ट होता है, फिर इंटरवल होता है, फिर लास्ट पार्ट होता है। तो इस तरीके से जैसे कोई मूवी ही है, वैसे दिमाग में हमेशा बना के रखिए। पढ़ाई को एक तरीके से कहानी के रूप में अगर आप लेके चलेंगे तो चीजें बहुत जल्दी याद होगी आपके लिए, उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा इधर से उधर। तो ये है इतना जो फीचर्स जो लिए गए हैं बोरोड है, ये सब आप सभी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव फॉर्म, क्या क्या जो पार्ट्स हैं और कहाँ से डेराइव हुए हैं वो देखते हैं हम लोग। जो इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिलोसॉफिकल जो पार्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी जो है आपके मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो अमेरिकन एंड इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल से रिस्पेक्टिवली डिराइव्ड है। पॉलिटिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है जनरली, जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया मेनली। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कठोर होने के साथ साथ इसमें एक लचीलापन भी है कि जो कि अमेंडमेंट्स के रूप में देख सके कि चीजें आप यहाँ पे बदल सकते हैं। दूसरा है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस्ड, यानी यहाँ पे संघात्मक सरकार तो है ही, पर एकात्मक सरकार के साथ। कैसे? हाँ, शुरू हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट जो रहती है वो हमेशा राज्य पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अलग कानून रहते हैं, राज्य जो स्टेट है उसका कुछ अलग रहते हैं, पर दोनों जो हैं सेंटर एंड स्टेट जो रहते हैं वो अपने अपने जो नियम कानून है, ये सेंटर जो है वो अपने नियम कानून बनाता है पूरे देश के लिए। ठीक है, पूरे देश के लिए, इंडिया के लिए बनाया जाता है। और मान लीजिए यूपी का लेते हैं, तो यूपी राज्य जो है, यूपी राज्य की जो सरकार है, जो वो स्टेट है जो क्या है यूपी के लिए बनाएगी जितने भी कानून है, नियम है। पर उसमें से जो कुछ चीजें हैं, जैसे कि मनी बिल हो गया, या फिर जो चीजें हैं, जो फंडिंग है वो कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो जो लोकल गवर्नमेंट पे भी केंद्र सरकार ने अभी अपना जो है दबदबा बना के रखा है, क्योंकि कुछ जो स्कीम्स रहती है जब राज्य सरकार को दी जाती है, तो जनरली ऐसा होता है कि राज्य सरकार कुछ ना कुछ जब अच्छे से कार्य नहीं करती तो फिर केंद्र सरकार को उसमें आके कार्य करना रहता है, कुछ गड़बड़ ना हो या फिर कुछ एक तरीके से करप्शन ना फैले। और दूसरी चीज ये भी रहती है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कई राज्य ऐसा होते हैं जो कि मांग करने लगते हैं अलग स्टेट की, जैसे खालिस्तान का अभी मांग आपका उठता है, उधर अपना अलग अलग राज्य का मांग नॉर्थ ईस्ट में चलती है। तो ये सब जो चीजें हैं, इन सबको रोकने के लिए केंद्र सरकार का मजबूत होना बहुत जरूरी रहता है। तो ये है आपका जो एक फीचर है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस, जिसमें कि और हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। फीचर्स ऑफ फेडरेशन सिस्टम, जिसमें कि 2 गवर्नमेंट्स रहती हैं, यहाँ पे 2 सरकारें रहती हैं, एक रहती है सेंटर की, दूसरी रहती है स्टेट की। ठीक है, गवर्नमेंट कितनी रहती है, गवर्नमेंट जो रहती है आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट रहती है आपकी, एक रहती है सेंटर की फर्स्ट, सेकंड रहती है स्टेट की, जिसमें कि डिवीजन ऑफ पावर्स रहता है। सेंटर के कुछ अलग पावर्स रहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि जो विदेशी जो नीतियां हैं, जो विदेशी चीजें होंगी, जो कहाँ पे सबमिट होंगे, कौन सा कंट्री के साथ क्या संबंध बनाने हैं, बाहरी कंट्रीज के साथ, वैश्विक स्तर पे क्या जो हम अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे, वो आपका केंद्र का पूरा रहेगा। और राज्य का जो कार्य है वो राज्य का अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी निर्णय लेने रहते हैं वो राज्य का रहता है। गठबंधन का जो एक टाइम पीरियड है हमारे भारत के इतिहास में, गठबंधन का जो एक टाइम पीरियड रहा है
कब से रहा है, 90 से ये शुरू होके चलता है आपका 2014 तक। ये पूरा जो इससे जो टाइम पीरियड है इसको अलायंस जो है या फिर गठबंधन काल कहा जाता है। गठबंधन का जो, और ऊपर से जो 1990 से और जो 2000 का जो टाइम पीरियड, 10 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, तो उसको तो घोर गठबंधन का काल कहा जाता है, जिसमें जनरली क्या होती है, जो रीजनल जो पार्टीज रहती हैं, एक तरीके से बंगाल की या साउथ में जो जयललिता जी की जो पार्टी रहती है, उन लोगों ने इतना इंटरफेरेंस किया था स्टेट के कार्यों में, स्टेट की चीजों को इतना इधर उधर किया कि जिसमें कि विदेशी जो चीजें थी, विदेशी तौर पे जो हमारा जो भारत की एक छवि थी, उसमें वो लोग इतना इंटरफेरेंस किए, इतनी चीजें हुई कि चीजें बहुत ही एक तरीके से कहेंगे तो अव्यवस्थित हो गई। जो भारत की गरिमा थी वैश्विक पटल पे, वो बहुत ही वहां उस टाइम पे उसकी क्षति हुई। बाकी जो जितने भी रीजनल पार्टीज थे, हर किसी ने, गठबंधन की सरकार थी तो कुछ अपने आइडियाज देंगे, इधर से कोई अपना आइडिया, हमारी बात सुनो हमारी बात सुनो। गठबंधन की सरकार का ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट रहता है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग सरकार जब रहती है तो जो चीजें हैं बहुत ही स्टेबिलिटी से चलती रहती है। तो ये चीज इस चीज के लिए भी क्या कहते हैं, बहुत मायने रखता है। डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाई कैमरल, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। यहाँ पे फीचर्स है, फीचर्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम जो रहता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर रहता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडियन सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविंसेस एक्सेट्रा इसमें एड ऑन रहते हैं। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रेफर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट टू अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल, रियल एग्जीक्यूटिव, rule of majority party, leadership of prime minister or the chief minister, membership of minister in legislative, resolution of lower house। इस तरीके से जो है, यानी प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल, नॉमिनल यहाँ पे कौन है, आपका जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल रहते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, रूल ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जो जिस पार्टी का सबसे, जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी जिसका सबसे अधिक वोटों से वो बनती है, वो उसका रूल रहेगा। देन लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के का जो रूल है उसके थ्रू कैबिनेट बनेगी, जो जितने भी मिनिस्ट्रीज है वो उनको एक तरीके से रिपोर्ट करेगी। देन चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर जो है उनके जो राज्य में है, जिस स्टेट के वो है, उसके तरीके से वो अपना वहां पे रूल और शासन, वहां पे की जो कमिटीज है वो उनको अपने तरीके से जो रिपोर्टिंग है वो करती रहेगी। देन मेंबरशिप of the ministers in the legislature, resolution of the lower लोकसभा अगर कोई भी मेजोरिटी पार्टी नहीं हो रही है तो क्या होगा, जो सरकार है वो गिर जाएगी, एक तरीके से लोकसभा का विघटन एक तरीके से हो ही जाएगा। सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, एक तरीके से संसदीय संप्रभुता और न्यायिक प्रभुता जो है उसको बहुत ज्यादा हमारे यहाँ मायने रखा जाता है। क्यों? The sovereignty of the parliament is associated with the British parliament। जो संप्रभुता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़ी हुई है। वाइल जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो अमेरिकन सिस्टम। ये देखिए, ये जो फीचर्स जो हैं, जो हम लोग जब और डिटेल में जा रहे हैं तो किस तरीके से जो संविधान के निर्माता हैं उन लोगों ने कैसे एड ऑन करके हमारे लिए ये बनाया है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो राज्य और केंद्र के बीच में ज्यादा ना हो, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत ही हद तक, एक लेवल तक कम रहे। दूसरा है, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रेफर्ड ए प्रॉपर सिंथेसिस बिटवीन द ब्रिटिश प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी सोवर्निटी। जो ये दो हैं, ब्रिटेन एंड अमेरिका से दो चीजें ली गई हैं। ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री सोवर्निटी एंड अमेरिका से जुडिशियल सुप्रीमेसी। इन दोनों को किस तरीके से गठबंधित किया गया है एक तरीके से हमारे भारतीय संविधान में, वो बहुत ही एक तरीके से सोचनीय विषय है। क्या उस समय क्या वो लोग सोच के किए थे और आज अभी किस तरीके से वो धीरे धीरे चल रहा है। पर हमारा जो पूरा सिस्टम है, इन्हीं जो ये जो तत्व है इन्हीं से बन के
उभरा हुआ है और आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लोकतंत्र है वो स्थापित है, हमारी जो फिलॉसफी है वो अभी भी चल रही है लोकतांत्रिक देश की। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो स्वतंत्र जो है हमारी जो न्यायपालिका है उसकी बात की जा रही है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम इन द कंट्री, फॉलोड बाय हाई कोर्ट रहेंगे इसमें, इन द स्टेट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहेंगे, अदर लोअर कोर्ट्स रहेंगे। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रहेगी, ठीक है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील किया जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वही जुडिशियल रिव्यू या पीआईएल के थ्रू आप उस पर एक तरीके से पूरी जो चीजें हैं न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो भी निर्णय है। द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? आपके जो जुडिशरी है वो आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स है, जो लास्ट में जो 5 रिट्स दिए जाते हैं आपके, उन सभी का कौन संरक्षण करता है? वो करते हैं आपकी जुडिशरी करती है। दूसरी है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाकी चीजें रहेगी, अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कौन रोकना है? सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ के उस पर कोई निर्णय जाहिर करता है। देन आइए कैसे आपका अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में भाग 3 में दिए गए हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स है टू ऑल द सिटीजन, सभी सिटीजन्स को, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 से, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसमें कि 25 to 28 दिया गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 जिसमें कि आपके जो रिट्स की मैं बात करती हूँ जो आर्टिकल 32 में दिया गया है एक तरीके से, इफ ए फंडामेंटल राइट ऑफ एनी इंडियन सिटीजन इज वायलेटेड then the aggrieved person can directly go to Supreme Court, which can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto for the restoration of his rights. ये जो दिए गए हैं 5 writs जो आपके दिए गए हैं, ठीक है, इसके तहत आपका जो भी राइट्स है जो कि वायलेट किया जाता है उसपे एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर कोई ना कोई निर्णय लेके आपके जो चेंजेस है वो लाएंगे और उसका एक तरीके से संरक्षण करेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स है, 7 जो था इसमें आपका क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको कि हटा दिया गया। देन है नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें कि ये किस में मेंशंस है? भाग 4 में मेंशंस है, जिसमें कि आपका है डीपीएससी मीन्स आर प्रोमोट द आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो आपकी सामाजिक और आर्थिक जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए हमारे देश में जो है बराबरी का जो है भेदभाव जो है उसको हटाने के लिए एक तरीके से किया गया है। हाउएवर unlike fundamental rights, the directives are non-justiciable in nature. They are non-enforceable by the court for their violation. जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, अगर उसका वायोलेशन होता है, अगर उसकी कोई पूर्ति नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट पे जाके अपील कर सकते हैं। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ ये नहीं है। अगर कोई भी आपके जो राइट्स है इसके अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई भी चीजें हैं जिसकी पूर्ति नहीं की जा रही है, उसके लिए आप स्टेट के सामने नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जा सकते कि हाँ हमें रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उसके लिए क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी स्ट्रॉन्ग जो कदम है वो नहीं उठा पाएगी, क्योंकि वो स्टेट का अपना मामला है और उस तरीके से वो करेगी। दूसरा है इसमें एक और आपका डीपीएसपी में दिया रहता है आर्टिकल, चलिए इसको बाद में बताएंगे थोड़ी।
यहाँ पे है मिनर्वा मिल्स केस जो है 1980s का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and DPSP and basic structure। एक मिनर्वा मिल्स जो केस है, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम जो भारत संघ है, उसमें जो ये चला था कि फंडामेंटल राइट्स में बहुत जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस किए जा रहे थे और उस वजह से जो हमारा मेन जो ढांचा था उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो मिनर्वा मिल्स जो केस है 1980s का, वो ये ध्यान रखिएगा क्या है ये दोनों, ना कब कौन सी ईयर में होता है और क्या इन लोगों का जो है, क्योंकि जनरली घुमा फिरा के पूछता है। बलवंत राय मेहता की कमेटी जो है, पंचायती राज जो है, इवन इन लोगों का जो है चीजें मोल्ड करके आपसे पूछते हैं। तो ये सब जो केसेस है मेनली उसको ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें क्या है कि ये दिया गया कि जो बैलेंस है एक तरीके से, क्योंकि डीपीएसपी में कुछ रूल्स हैं आपके जिसके तरीके से जो कि वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के जो समानता का जो है अधिकार उसको वायलेट करते हैं। इससे क्या होगा कि अगर डीपीएसपी कोई कानून बना रहा है तो कानून क्या होंगे, उस कानून से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट होगा। उसके वायलेशन के लिए फिर आवाज कहां पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में उठाई जाएगी और उस आवाज को रोकने के लिए फिर क्या किया जाएगा, क्या किया गया, कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए मिनर्वा मिल्स केस की तरह। उसको हम लोग आगे चल के कभी डिटेल में बहुत अच्छे से बात करेंगे और अगर किसी को जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो फिर उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। चलिए, देन है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें दी गई है, एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी। जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उनके द्वारा 86 सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी, द ड्यूटीज आर आल्सो नॉन जस्टिफिएबल इन द नेचर। जो ये सभी ड्यूटीज है इनको भी आप क्या कहते हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके ऊपर कि हाँ हमारी जो ड्यूटीज है वो पूरी नहीं हो रही, नहीं कोई कर रहा है, तो फिर उस पे भी आप क्या कहते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने आप कुछ आवाहन नहीं कर सकते कि हाँ हमारी ड्यूटीज पूरी नहीं हो रही। देन तो ये आप ध्यान में रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2002 में इसको ऐड किया गया। सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, द टर्म सेकुलर was added to preamble of the Indian Constitution in 42nd Amendment, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ऐड किया गया। सेकुलर का मतलब यानी पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष जो राज है वो। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism, giving equal respect to all religions और protecting all religions equally। अगर आपका इसका अर्थ क्या है कि अगर दुर्गा पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा में जितने पांडाल लगेंगे कहीं पर भी लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं, या फिर जो उन लोगों का जो दुर्गा माता की जो मूर्ति होती है वो उसको 10वें दिन विसर्जित किया जाता है, उसमें जो भी अगर प्रशासन में जो एक तरीके से नावाडोल स्थिति बननी है, इधर ट्रैफिक उधर ट्रैफिक, तो प्रशासन उसमें कौन जो जिम्मा लेता है कि स्मूथली जो चीजें हैं वो चले हर जगह से, ठीक है। एक धर्म दूसरे धर्म पे क्या करे, वार ना करे कि अरे ये धर्म बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए जो है राज्य सरकार जो है वो बराबर मात्रा में, चाहे वो मुहर्रम के टाइम पे भी वो चीजें हटाती है, जब ताजिया चलता है तब भी वो पूरी तरीके से हटाती है। इवन अभी कौन सा समुदाय है, सॉरी सिख समुदाय जो है, सिख समुदाय या फिर रविदास जयंती पे कुछ जुलूस निकलते हैं, तो उन सभी पे क्या होता है कि रास्ते से ही वो जुलूस निकलते हैं, कहीं और से तो निकलेंगे नहीं, जहाँ पे रोज गाड़ियां घोड़े चलते हैं, तो उन सभी जो क्लियरेंस करवाने का जो जिम्मा रहता है वो राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। ये समझिए, तो आपके आसपास से ये सब चीजें जो है वो निकल रही हैं। तो ये क्या है, सेकुलर क्या है कि हर धर्म किसी एक धर्म का फेवरिज्म नहीं करेंगे और सभी धर्मों को इक्वली जो है बराबरी के रूप में एक नजर से देखने की कोशिश की जाएगी, यानी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म पे फोकस करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, जिसको कि सफरेज भी कहा जाता है, द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 years from 20 years in 1989 by 61st Constitutional Amendment Act in 1988, जिसमें कि एक तरीके से पूरा जो
है 21st ईयर पे जो 21 साल के जो लोग सिटीजन थे, भारतीय सिटीजन थे, वो वोट दे सकते थे। पर उसको क्या किया गया कि चेंज किया गया, उसको चेंज करके 18 कर दिया गया। यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल का मतलब क्या रहता है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी मेन वुमेन जो 18 इयर्स के अबव हो, ठीक है, जिनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, वो लोग वोट देने का उनके पास अधिकार है, वो वोट दे सकते हैं। जान के आश्चर्य होगा कि बाकी जितने भी देश हैं उन सभी में पहले क्या हुआ कि मेन को दिया गया, फिर वुमेन को दिया गया, फिर पहले कुछ मेन को दिया गया जो कि अमीर थे, एरिस्टोक्रेटिक थे, उनको दिया गया। धीरे धीरे फिर कुछ औरतों को दिया गया जो शादीशुदा थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे धीरे धीरे कई साल की लड़ाई के बाद फिर उन भी औरतों को दिया गया जो अनमैरिड थी। फिर सभी को जो थे एक तरीके से वोटिंग का जो राइट है वो मिला। तो ये एक तरीके से भारत में क्या है, भारत में पहले ही कर दिया गया कि सभी को जो है वो वोटिंग का राइट है, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, कोई भी उनको क्या कहते हैं, एक तरीके से उन पे कोई बाउंडेशन नहीं होगा, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, एक तरीके से, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप जो है एंजॉयड द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द इंडिया। एक ही जो है वो पूरे इंडिया में आपको देखें जितने भी स्टेट्स है उन सभी में एक ही सिटीजनशिप आपकी चलेगी। आप जहां भी जा रहे हैं, आपका जो आप भारतीय के रूप में, इंडियन के रूप में जाने जाएंगे, चाहे आप यूपी में जाए, गुजरात में जाए, केरला में जाए, कर्नाटका में जाए, आपकी जो सिटीजनशिप है जो सिंगल रहेगी, एकल रहेगी। ये नहीं है कि आप उसमें क्या कहते हैं केरला वासी कहलाएंगे या फिर ये कहलाएंगे, आपके ऊपर है। अब क्या कहते हैं जो इंडियन के क्या कहते हैं, इंडियन का जो टैग है वो सबसे ऊपर आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी जिस भी स्टेट से आएंगे वो बहुत पीछे रह जाएगा। पर जो इंडियन है, इंडियन जो आइडेंटिटी है उस पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप का जो है वो रहेगा। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज के बारे में। इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या होती है? independent bodies है, certain independent bodies are envisaged by the constitution as the bulwarks of the democratic system of government of India। यानी कुछ ऐसी बॉडीज रहती हैं जो कि किसी भी एकदम इंडिपेंडेंट रहती है, उनपे किसी भी तरीके का आप क्या कहते हैं बंदिश नहीं लगा सकते, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, एक तरीके से वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। वो कौन कौन सी हैं बॉडीज? पहली है इलेक्शन कमीशन, सब चुनाव आयोग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या है? ये स्वतंत्र बॉडीज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज है। इनका ये अलग कानून रहता है, अलग चीजें रहती है, वो अपनी तरीके की अपनी कार्य प्रणाली के तहत के रूप से वो सभी कार्य करती है। क्यों करती है? बिकॉज जो सिविल सर्वेंट्स है जो आपके निकलते हैं, जो देश के लिए कार्य करते हैं, जो बहुत खुफिया कार्य जो रहते हैं, एक तरीके से हमें लगता है कि सिर्फ नीतियां बनाते नहीं, पर और भी इंटेलिजेंस जो वर्क रहते हैं वो सब करते हैं। अदर जो कुछ आर्मी के जो रूल्स रेगुलेशन रहते हैं वो कार्य करते हैं। कुछ हमारे गुप्तचर जो रहते हैं जो बाकी देशों में जाते हैं, उन सबका जो ब्यौरा रहता है जो इनके पास रहता है। तो एक तरीके से ये किसी एक सिंगल पार्टी से कनेक्टेड नहीं रहते। इनका जो पूरा क्राइटेरिया है वो बहुत स्ट्रांग है एंड पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से बहुत ही, यूपीएससी को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे भी, यूपीएससी का क्या मेन मोटिव है, किस तरीके से सिविल सर्विसेज को बनाया गया, तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, एक तरीके से बहुत ही स्ट्रांग बॉडी इनको माना जाएगा। इनकी परीक्षा जो है बहुत कठिन रहती है। आप सभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते ही होंगे क्या है। देन इलेक्शन कमीशन क्यों जरूरी है? इलेक्शन कमीशन का ये है, चुनाव आयोग का ये है कि एक निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने का इनके ऊपर जो रहता है। कई बार ये निकलता है कि ये जो ईवीएम है वो हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर हमेशा जो चुनाव आयोग का जो मेन मुद्दा ये रहता है कि नहीं, हम निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा रहे हैं, हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि हर जगह पे जो चुनाव है वो बहुत अच्छे से करवाया जाए। क्योंकि जब निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है तो एक बहुत ही अच्छी लोकतांत्रिक सरकार हमें मिलती है और वो लोकतांत्रिक सरकार हमारे लिए कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है और जनता की भलाई के लिए कार्य करती है और पूरे देश को आगे बढ़ाने का जो विचार है वो उसके अंदर रहता है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि ये सभी बॉडीज जो है वो स्वतंत्र हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से दिया गया है इनके बारे में।
देन इमरजेंसी प्रोविजंस जो है यानी आपातकालीन शक्तियां जो है वो क्या है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, देन स्टेट इमरजेंसी ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 जो कि बहुत बार जो है कि यूज हो चुका है, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 360, अगर किसी तरीके का आर्थिक संकट आ रहा है तो 360 आर्टिकल जो है वो लगेगा। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू यूनिटरी वन विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल। यानी अगर जो नेशनल इमरजेंसी है जो जब लगेगी पूरे आपके देश में, तो क्या होगा, जो आपका फेडरल सिस्टम जो है, संघात्मक जो सरकार है जिसमें कि सेंटर अलग वर्क करती है एंड स्टेट केंद्र सरकार जो है वो अलग वर्क करती है, वो हट जाएगा और वो क्या हो जाएगा, पूरा जो आपका जो कार्य प्रणाली है वो उसको कौन करेगा, उसके निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास रहेगी, सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से रहती है। ठीक है, वही सारे निर्णय लेंगे और बाकी जो यूनिटरी फॉर्म में एक तरीके से एकात्मक जो शासन है वो शुरू हो जाएगा हमारे देश में। और पावर में कौन आएगा, सेंटर आ जाएगा। बात करते हैं फ्री टायर गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, ये जो टर्म है वो क्या है, इसको आगे समझते हैं। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ, हैव एडेड ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट जिसको कहा गया लोकल। ओके, लोकल कहा गया यानी स्थानीय शासन। अभी हमारे पास कितने शासन थे, शासन के जो पावर्स थी कितनी थी, पहला था स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट, फर्स्ट सेकंड स्टेट, थर्ड हमारे पास आ रहा है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि किया गया किसके तरीके से, 73rd एंड 74th के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी दूसरे संविधान में नहीं आपको मिलेगा जो लोकल गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ कानून है। ठीक है, द 73rd Constitution Amendment Act of 1992 gave constitutional recognition to पंचायत, जो पंचायत है यानी जो ग्राम है ग्राम पंचायतें हैं उनको एक तरीके से उनको ऐड किया गया बाय एडिंग ए न्यू पार्ट एंड ए न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द 74th Constitution Amendment Act 1992 gave constitutional recognition to municipalities जो नगर पालिकाएं हैं उनको by adding new part and a new schedule 12 to the constitutional act। अगर कभी आप लोग से पूछा जाए कि कौन से शेड्यूल में है ये दोनों 73rd और 74th कौन से में, तो आप लोग बताइएगा शेड्यूल 12th में एंड शेड्यूल 11th में। इसको अच्छे तरीके से जो पंचायती राज है और जो म्युनिसिपैलिटी जो कार्य करती है वो की गई है, क्योंकि लोकल को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो हुआ म्युनिसिपैलिटी, जो आपका ये सेंटर है, ये स्टेट है, ये लोकल है, तो इसको दो पार्ट्स में बांटा गया। एक हो गया म्युनिसिपैलिटी एंड दूसरा होगा जो विलेज है उसमें बांट दिया गया। ठीक है, और म्युनिसिपैलिटी का जो कानून है वो क्या है 74th एंड विलेजेस का जो है वो क्या है 73rd। डोंट बी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो क्या है, द 97th Constitution Amendment Act 2011 gave a constitutional status and protection to cooperative societies. It made the right to form cooperative societies a fundamental right, जो कि आर्टिकल 19 के थ्रू, प्लस added a new DPSP on promotion of cooperative societies, आर्टिकल 43 के बी में added a new part 11th B in the constitution entitled as the cooperative society, article 23rd ZH to 2243rd ZT के अंतर्गत इसको ऐड किया गया। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसका जो एक नया टर्म है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू ऐड किया गया।
आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स जो हैं जिनको कि हमें याद करके रखना चाहिए और क्या इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट आपका जो है नेम ऑफ द स्टेट्स and their territorial jurisdiction, name of the union territories and their extent। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें ये दिया जाएगा जो स्टेट्स है, स्टेट्स जो क्या उनके नाम रहेंगे, किस तरीके से उनको नाम रखा जाएगा। दूसरा जो है यूनियन टेरिटरीज है, उनके नेम्स और क्या किस तरीके से उसमें जो कार्य प्रणाली चलेगी उसको पूरी तरीके कितना एक्सटेंड उसको उनको करना है वो सब दिया गया है। सेकेंड में दिया गया है प्रोविजंस रिलेटेड टू एम्यूलमेंट अलाउंस privileges of President of India, governors of state, the Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha, Legislative Assembly in the states। ये ध्यान रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली को कई बार भूल जाते हैं हम लोग उसको ध्यान रखिएगा। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द CAG of India, the chairman and the deputy chairman of the Rajya Sabha, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दी स्टेट्स। इनके बारे में जो सेकंड शेड्यूल है उसमें दिया गया। थर्ड में है ओथ एंड अफर्मेशंस फॉर यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, एमपीज, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द CAG, कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटर, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन एक्सेट्रा। जो ओथ है, जो शपथ ग्रहण समारोह जो होता है, सब शपथ जो दिलवाई जाती है किस तरीके से, वो जो है उसमें क्या रूल्स होंगे, कौन दिलवाएगा शपथ किस तरीके से, वो सभी जो है इस शेड्यूल में दिया गया है थर्ड में। फोर्थ में देखिए आपके फोर्थ में क्या दिया गया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। क्या कौन कितनी सीट्स रहेंगी, यूनियन टेरिटरीज के कितने सीट्स रहेंगे, किस लिहाज से रहेंगे, कौन सी यूनियन टेरिटरीज के जो साइज है, उनके जो ढांचा है, उनका जो भौगोलिक ढांचा है, उस तरीके से कितने लोग वहां पे रहेंगे जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कितने लोग करेंगे, कितनी सीट्स रहेंगी अलॉट होंगी, वो इस तरीके से फोर्थ शेड्यूल में दिया गया। फिफ्थ है आपका प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनमें क्या 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 जो ये सब एरियाज है उन तरीके से क्या जो रूल्स है, क्या मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या कार्य करेगा वो दिया गया। सिक्स्थ जो है इसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जो आपके जनजातीय इलाके हैं उसमें, जैसे कि इन दी स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक तरीके से कभी देखेंगे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुछ जो वहां के जो जनजातीय लोग हैं वो बहुत ही अपने विचार जो है उनके लिए बहुत कट्टर रहते हैं, और जब आर्मी वहां पे जाती है तो बहुत बुरी तरीके से, क्रूर तरीके से वो क्या कहते हैं, आर्मी के जो लोग रहते हैं, जवान रहते हैं, उनके साथ बिहेव करते हैं। कई बार तो बहुत ही दर्दनाक उनकी किस्से कहानियां जो कि पब्लिश नहीं होती, बल्कि करनी चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक जो है जो सरकार के अंतर्गत कैसे सरकार पे एक दबाव बनता है कि जब उनके कोई सैनिक जो रहते हैं बहुत बुरी हालत में आते हैं तो उनपे फिर एक तरीके से जो आक्रोश सरकार का निकलता है। तो हमें जनजातियों का तो दर्द दिखता है, पर जो हमारी सरकार के अंतर्गत जो सैनिक है वो झेलते हैं उनको उनका नहीं दिखता। पर एक तरीके से उनमें भी वहां पे भी एक तरीके से जो आसपास के जो असम, मेघालय के जो स्टेट्स है वहां पे चाइना से जो एक तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे जो जनजातीय हैं, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा वहां की उन लोगों की वैसी है, ठीक है, तो उस तरीके से वो क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और चीजें बहुत बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जो आपके पूरी कंट्री है उसमें से जितना हो सके उतनी गड़बड़ी बैठाने की कोशिश करते थे। तो इन सब चीजों को एक तरीके से क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से वहां पे प्रशासन कार्य करेगा और क्या मेलजोल, किस तरीके से मेलजोल बढ़ा के वो लोग आगे बढ़ेंगे, वो सब जो चीजें हैं वो आपके सिक्स्थ शेड्यूल में दी गई है। सेवेंथ में दिया गया है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो शक्तियों का बंटवारा है किस तरीके से आपका होगा, कौन कौन सी शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के पास रहेंगी, कौन सी शक्तियां राज्य सरकार के पास रहेंगी। फिर उसके बाद इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची, इन तीन भागों में क्या किया जाता है कि जो सेंटर है और जो स्टेट है, उन लोगों की जो शक्तियां है उनको बांट दिया जाता है। जनरली होता क्या है, एक तरीके से सेंटर का काम सेंटर देखती है, स्टेट का काम स्टेट देखेगी। पर जब आता है यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ हिस्से ऐसे रहते हैं जिसमें कि सेंट्रल अपना काम करती है, फिर उसके बाद उसमें जो स्टेट का भी जो एक तरीके से रहा है, क्योंकि स्टेट के अंदर ही लोकल गवर्नमेंट रहता है, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपैलिटीज रहती है, उसमें केंद्र सरकार कैसे अपना एक जो पावर है या फिर जो अपने कार्य है, अपने जो स्कीम्स है, जो प्रोग्राम्स है, उसको लागू कराएगी, वो चीजें जो रहती है वो इसमें बंटवारा इस शेड्यूल के तहत 7 शेड्यूल के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल जो है उसमें दिया गया है लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली इट वाज 14 एंड करेंटली इट इज 22। पहले क्या था, 14 भाषाएं थी, अभी आज के टाइम पीरियड में करंटली कितने हैं, 22 जो भाषा है वो है। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे यहाँ भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ वो किसके आधार पे हुआ है, वो भाषाई जो भाषा है, भाषा के आधार पे जो राज्यों का निर्माण है वो किया गया है। और उसको किया किसने है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो है वो पहला भाषाई राज्य बन के उभरा, जिसमें कि पोट्टी श्री रामुलु जो थे उन्होंने एक तरीके से आमरण अनशन किया था। और एक आमरण अनशन में होता क्या, उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद जो है भाषाई राज्य जो एक तरीके से गया, क्योंकि उस टाइम पे उतना मीडिया एक तरीके से नहीं था, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, शायद 40 की 45 दिन इतना ही है, मुझे भी करेक्ट याद नहीं है। अगर आप लोग जो लोग हैं अभी 12th क्लास में जो है वो लोग जब उसकी फर्स्ट बुक जो है उसमें दिया है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में दिया गया है भाषाई राज्य पे जो गठन हुआ, तो उस टाइम पे उतना मीडिया था ना कुछ था। इस टाइम पे तो अन्ना हजारे जी ने जो किया आमरण अनशन, तो तुरंत उनका क्या कहते हैं एक तरीके से पूरा हाईलाइट हो गया पूरा तरीके से करप्शन के ऊपर। तो फिर अभी क्या कहते हैं, जो उस टाइम पे उन्होंने भाषाई राज्यों के लिए एक तरीके से अपनी जो बलिदान दिया था, उसके बाद हमारा जो पूरे जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पे शुरू हुआ, और वो अभी भी चलता है। अभी भी कई राज्य है जो भाषा के आधार पे मांग कर रहे हैं, कई नए राज्य जो है। 9th शेड्यूल जो है उसमें क्या है, एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, abolition of जमींदारी सिस्टम। दिस शेड्यूल was added by the first amendment एक्ट 1951 के तरीके से डाला गया था, जिसमें कि भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया था। आप लोगों को बताना है भूमि सुधार आंदोलन, एक सवाल है कि किसने शुरू किया था, किसकी सबसे बड़ा योगदान था भूमि सुधार आंदोलन, ठीक है। तो ये आप लोग बताइएगा किसने बहुत एक बड़े लेवल पे कार्य किया था भूमि सुधार आंदोलन के लिए, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए। जब आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे, प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे, उसमें आप जब पढ़ते हैं किस तरीके से एक तरीके से उसमें गोदान जब आप पढ़ते हैं तो क्या जमींदारी सिस्टम का एक पूरा एक बोझ जो है, बोझ तले एक व्यक्ति जो रहता है वो पूरा गिरता जाता है कर्ज के, और उसकी पीढ़ियां जो है उसकी बोझ तले गिरती रहती है। आगे भी उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, और भी कई सारे राइटर्स हैं जो कि इस पे लिखते हैं जमींदारी सिस्टम में, पर मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद के अलावा किसी ने इतना लिखा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जब पढ़े कोई अपना सब्जेक्ट, उसके साथ लिटरेचर को भी साथ में लेके चले, समझने में ज्यादा आसानी रहती है चीजों। देन 10th शेड्यूल जो है उसमें दिया है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1985। 11th शेड्यूल जो है इसमें ये रिलेटेड है टू पंचायत, जो आपके पंचायत है उसमें शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 12th जो है शेड्यूल वो रिलेटेड है म्युनिसिपैलिटीज, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में ऐड किया गया। तो ये था आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे आपके, साइलेंट फीचर्स जो थे वो आप लोग के लिए किए गए थे। मैंने बताया आपको, जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, अगर कुछ नहीं समझ में आओ, क्योंकि मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती है अभी पढ़ाते टाइम, ठीक है,
तो मेरा तो यही विचार है कि टीचर और स्टूडेंट का जो एक सीखने की प्रक्रिया रहती है, हमने अपने प्रोफेसर से भी यही सीखा है कि अगर हम ये ना सोचे कि हमें ही सब कुछ आता है, अपने स्टूडेंट से भी कुछ सीखे। तो अगर कुछ गलती हुई हो तो आप लोग बताइएगा, अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग वो भी मेंशन कर सकते हैं, पर इतना काफी है। इतना अगर इस चीज को आप लोग पूरी तरीके से समझ जाते हैं तो आप जो फीचर्स है, जो विशेषताएं हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।